400 पार तो सिर्फ बहाना था, असली में पीएम मोदी को फिर से लाना था। पार्लियामेंट में 400 थे। इस बार पीएम मोदी को जिस तरह से जीत मिली है, यह एक काबिले तारीफ है। यह हमें सोचने की ज़रूरत है। एक नया सौगात दिया है, एक नया संग्राम दिया है, एक नई जैसी चुनौती दी है। और सिर्फ ये जीत केवल भाजपा की नहीं है, ये पूरी जीत पूरी देशवासियों का है, पूरी भारतवासियों का है। पूरे जैसे लोग हैं यहाँ पर सनातन का जीत हुआ है, हिंदुत्व का जीत हुआ है और पूरे देश की भी जीत हुई है। और हार उनकी हुई है जो इस मुहिम के खिलाफ है, जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत के विरोध के बारे में सोचते हैं। और उन जैसे तानाशाह लोगों की हार हुई है, उन जैसे जो देश से बाहर बैठे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की हार हुई है। हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियोस को छोड़िएगा मत, एंड तक बने रहिएगा तो सारा क्लैरिटी मिलते जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कई बार हम ऐसे ही रास्ते से जाते हैं और मंजिल पास होती है, हम थोड़ा सा पहुंचने से पहले ही घूम जाते हैं और मुझे मिल नहीं पाता है जहां पहुंचना होता है, तो कहते हैं ना कि अरे यार मंजिल मिलता नहीं है, समझ में आता नहीं है। हर जगह ये चीज़ें लागू होती है, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी काम में हो। जब तक आप पूरे डिटेल्स तक नहीं पहुँच पाते, जब तक पूरी गहराई तक नहीं पहुँच पाते, तब तक हम समझ नहीं पाते। तो आइए एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। जीत तो होनी थी, जिस तरह से प्रचंड बात की हम करते हैं, जिस तरह से हमने सोचा था कि 400 पार वोट मिलेंगे, 400 पार हमें सीटें मिलेगी, और उस तरह से सारी तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन बीच में लड़खड़ाती हुई दिखाई पड़ी। जहां जहां पर क्लीन स्वीप की बात सोच रहे थे, वहां पर भी कुछ जगह मिले, कुछ नहीं मिली है। जैसे यूपी में लड़खड़ा गई है। अब क्यों लड़खड़ा गई है? जहां पर विकास का काम हुआ, जहां पर यूपी में जितना डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से राम मंदिर और कई सारे मुद्दों पर बात हुई है, वहां पर बनारस से खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ही वहाँ पर बहुत सारे कार्य करते हैं, वहाँ सारे सोचने के कार्य किए, और वहाँ पर भी उन्हें शिकस्त मिलने की गुंजाइश नहीं थी। तो ऐसे जगह पर भी ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कई सारे जैसे कहते थे कि हम गोदी मीडिया की बात करते थे, गोदी मीडिया जितना भी रिपोर्ट देता था 350 से 400 के बीच देता था। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले भी रिपोर्ट सही होती थी क्या? इस समय गोदी मीडिया नहीं थी, उस समय प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। इस बार क्यों प्रॉब्लम होगी? सब कोई कहते हैं सब कोई खरीद लिया गया। अगर खरीदी होती तो जितना भी रिपोर्ट आया है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में से बनाया है, 350 से 400 के बीच आंकड़ा था, अभी भी 300 का आंकड़ा है। अगर 300 का आंकड़ा लेकर के आ चुका है तो जो 30-40 का आंकड़ा है कहाँ फंस रहा है? देखिए कहाँ फंस रहा है। ये फंस रहा है यूपी में। यूपी में 40 का आंकड़ा उसका चला गया, 40 का आंकड़ा हो गया, तो यानी मीडिया तो सब सही था, रिपोर्ट तो सही दे रहा था। अब किसी भी ऐसा 80% लोगों को पता था कि वहाँ 80 में से 70 सीट ले आएंगे, आराम से ले आएंगे। कई लोग तो 80 में से 80 की बातें कर रहे थे, क्लीन स्वीप, क्योंकि जहाँ पर मोदी और योगी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं। ये सारी बातें चल रही थी, फिर भी वहाँ पर चीज़ें रह गई थी। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे बड़ी कारण है, बड़ी सारी साजिशें होती हैं जो हमें पता नहीं चलता है। कई सारे जो मोहरे होते हैं, जो खेलते हैं दांव, वो सिर्फ ऊपर ही रहते हैं, हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में जैसे जो वोटर्स होते हैं, ये गरीब जनता होते हैं, मामूली जनता, जिनको बस वोट देने होते हैं। उनको 2-4 पैसे मिल जाए, उससे भी वोट का चीज़ें बदल सकते हैं। कुछ पैसे दे दो, सीटें बदल जाती है, खरीद फरोख्त सबकी बातें होती है। यानी पैसे से सब कुछ बिगड़ जाता है, सारा खेल बनते बनते भी सब कुछ हट जाता है। मैंने तमाम चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है। जहाँ पर जिस चीज़ को पार्टी की जीतने की ज़रूरत थी, वो पार्टी नहीं जीत रही है। जहाँ पर जिस पार्टी को जीतने की ज़रूरत थी, वहाँ तो जीत रही है। यानी कुछ चीज़ें पक्ष में भी थी, कुछ चीज़ें विपक्ष में थी। लेकिन कहीं ना कहीं डर का भी बात है, कहीं ना कहीं पैसे की बात है, हर जगह सब सारी चीज़ें बातें चल रही थी। लेकिन तमाम संघर्षों के बाद जिस तरह से जीत मिली है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि जीत खराब मिली है। ये जो जीत है, ऐसी जीत होनी चाहिए, क्योंकि हम जब लोकतंत्र में रहते हैं तो ऐसी अगर जीत मिलती है तो हमेशा ओपोनेंट को लगता है कि इस बार कुछ नया करना है, इस बार तो इतना काम करना है कि पिछले बार का सारा रिकॉर्ड तोड़ देना है। तो इस बार जिस तरह की जीत मिली हुई है, अपने नए कामों को और तरह से चुनौतियां देने के लिए जोड़ देती है। तो ऐसा ही जीत होना चाहिए, जिससे हमेशा ओपोनेंट को लगे कि इस बार तो कुछ नया करेंगे। और ऐसा देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में भी जब 19 में सरकार बनी थी तो बहुत सारे काम की थी, और जब काम कर रही है तो सीटें गड़बड़ा रही है तो चीज़ें थोड़ा सा सोचने को लगता है। लेकिन
ये सब पीछे का जो रहस्य है, अब देखिए कि क्या क्या हो रहा है। बीच में जैसे ध्रुवा राठी का वीडियो आया था, डिक्टेटरशिप को लेकर के, तानाशाह को लेकर के चल रहा था, बातें कर रही थी और पूरी सोशल मीडिया पर हंगामा मच रहा था। पूरे यूथ देख करके कहीं ना कहीं उसे माइंड वॉश भी कह सकते हो रहे थे। लेकिन आप गौर से देखिएगा, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने सारी वीडियोस को देखा है और समझा है। उसमें सारे वीडियोस में आप देखना कि जितने भी वो फैक्ट रखते हैं जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स वाला दिया होता है। अब न्यूज़पेपर में कटिंग्स, आज देख लो न्यूज़पेपर में हर किसी को गाली दी जा रही है। आप वही गाली को, कटिंग को दिखा देते हो तो वो सत्य हो जाएगा क्या? वो सत्य कभी नहीं होता है अगर वैसे दिखाया जा रहा है। और दिखाने वाला बंदा कौन है? जो इंडिया के नाम पर इंडिया का वीडियो चला रहा है बट इंडिया में रहता ही नहीं है, जो जर्मनी में रहता है और साथ में हिंदू होने के नाम पर वो हिंदू नहीं है, आधा हिंदू और आधा क्रिश्चियन है। क्योंकि हिंदू बाय बर्थ हो सकता है बट शादी करने के बाद वो हिंदू रहा नहीं। यानी दो पार्टीज हो गया, मिल गया, अलायंस हो गए, खुद को अलायंस है। खुद कहते न है कि दो धर्मों के मिलकर बीच बना हुआ है। तो किस तरह से वो बातें रिवील करता है वो चीज़ें को ध्यान में देखना। हर वीडियोस के पीछे जो बातें की गई है, सारी कटिंग और न्यूज़पेपर की बातें की गई है, जो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी, अगर मुझे भी खिलाफ लगा, मैं दूसरे गवर्नमेंट की है तो शिकायत करता हूँ। वो सारी वीडियोस फुटेज हमें दिखाया जा रहा है। अच्छी फुटेज भी तो है ना दोस्त, ऐसा तो थोड़ी है अच्छी फुटेज नहीं है। मोदी ने ये काम नहीं किया, अयोध्या मंदिर पे ये काम नहीं किया था, और भी बहुत सारे काम नहीं किए, सीए नहीं किए, नोटबंदी को सारे काम नहीं किए। ये सब सारे लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोगों ने अच्छा माना। इसकी भी चीज़ें तो दिखानी चाहिए थी, लेकिन वही चीज़ें दिखाई जा रही है। बार बार वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रॉल कर करके देखिएगा कि वो कटिंग्स बार बार आएगा। वो कटिंग्स कब की है, किस न्यूज़पेपर की है, आप तमाम चीज़ों को अध्ययन करिएगा। तो आधी जो न्यूज़पेपर है इंडिया का तो है ही नहीं। जो दूसरे कंट्रीज में न्यूज़ उसके खिलाफ छपती है वो न्यूज़ भी दिखाया जा रहा है। अभी भी जैसे इंडिया जीती है तो क्या इंडिया के न्यूज़पेपर में छप रही है कि क्या मोदी इलेक्शन जीत गया है, और मोदी 3rd टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिस तरह से, तो क्या इंडिया के ही पेपर में न्यूज़ छप रही है? पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में ये छप रही है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र मोदी पे है। क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 बार लगातार पीएम बनने जा रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस के साथ। तो ऐसा चमत्कार, ऐसा चीज़ सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब जब दुनिया में कुछ चीज़ें नई होती है, अनोखी होती है, उसका श्रेय भारत को ही जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें दिखा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियोस को देखिएगा। उसके बाद जिस तरह से वो यूथ को, जिस तरह से वीडियोस को लेकर के मिसगाइड किया गया है, जिस तरह से बातें तानाशाह को लेकर किए गए, वो सब यूथ में क्या है, जब आप देखते हो तो किसी चीज़ को लगता है हम उसे फॉलो करने लगते हैं। उसके लाइफ स्टाइल को देख करके, उसके शोहरत को देख करके, उसके पैसे को देख करके, तो लगता है कि नहीं सही बोल रहा है, इतने सारे फैक्ट ला कर रखता है। तो सारी चीज़ें आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट मैं भी ला करके रख दूंगा जिसमें लगेगा कि मोदी ईश्वर है, भगवान है। लेकिन क्या सही में वो भगवान है? लेकिन ऐसे ऐसे फैक्ट और चीज़ें रखने लगेंगे अगर इस तरह से हम मीडियाज़ वाले या इस तरह से यूट्यूबर्स अगर रखने लगे, तो आप मानने लगोगे कि सही में यह भगवान का अवतार ही है। डिपेंड करता है कि क्या मानते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक यूट्यूबर के अंदर इतनी सारी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को टक्कर दे रहा है और बातें रख पा रहा है। यानी कोई तो होता है हाथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला, तभी ये चीज़ें कर पाता है कोई। जब तक किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो चीज़ें करने का दम नहीं आ पाता। हमने बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम इसमें यहाँ पर ऐसे कर दें, वहाँ ऐसे कर दें, ये सब सारी चीज़ ला दें, लेकिन सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है और बहुत मायने रखता है। और एक अच्छा खासा इंसान, कमाने वाला इंसान, सब कुछ लाइफ सेटल चल रहा है, तो क्यों इस लफड़े में फंसेगा? तो लोग सिर्फ और सिर्फ ये नाटक करते हैं कि हम देशभक्ति के नाम पर कर रहे हैं। मुझे ईश्वर की तरफ से ये पैगाम मिला है कि देश में कोई गलत कर रहा है, तानाशाह की बातें कर रहा है और लोकतंत्र की बर्बाद करने की बात कर रहा है, इसलिए मेरे अंदर के हृदय जाग गई है और मैं ये काम कर रहा हूँ। भैया कोई हृदय शायद नहीं जागता है। आप ऐसे सनातनी नहीं हैं, आप ऐसे हिंदू नहीं हैं, आप ऐसे सन्यासी नहीं हैं, आप ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं जिसमें हिंदुत्व की गूंज छिपी होती है, जिसमें राष्ट्रवाद की गूंज छिपी होती है, जिसमें सनातन की गूंज छिपी होती है। ऐसी बातें तो हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी सारे जो वीडियोज़ है वैसे नहीं मिलता है। तो अचानक से देश प्रेम, राष्ट्रवाद, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आ गई?
और वैसे इस वीडियोस में फिर आता है केजरीवाल को लेकर के, आप वैसे ही वीडियोस दिखाते हैं केजरीवाल के खिलाफ होती है। कभी ये नहीं दिखाते हैं कि केजरीवाल को जेल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। आपने दिखाया कि केजरीवाल को जेल हुआ, अब ऐसे समय में जेल दिया रहा है और लोगों को फंड बंद किए जा रहे हैं, वैसे लोगों को जेल किए जा रहे हैं कि अब इलेक्शंस हार जाएगा। यार सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शंस को हराना है तो क्या हम और आप मिलकर हराएंगे? जनता डिसाइड करेगी ना, जनता को सब पता होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि जनता बिकती नहीं है, जनता भी बिकती है, पैसे से चीज़ें सीट बिक जाती है। आप किसी को राशन और सपोर्ट दे दो तो रात के रात वोटें चेंजेस हो जाती है, लेकिन समझ में तो सब आ जाता है कि कौन क्या कह रहा है, किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें होती है। लेकिन ये सब सारी बातें करते हैं, कई सारे मैंने उसकी वीडियोस आप देखे हैं, अल्लाह अकबर अकबर के नाम पे बातें करते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप पूरी हिस्ट्री में चले जाओ तो धर्मों की बात करते हैं, तो धर्म की उत्पत्ति की बात अगर सीखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बातें की जाती है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इतने हज़ार साल पुराने हैं जिसका आप एग्जिस्टेंस भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन वही छत्रपति शिवाजी की बात करते हो तो उसमें आप रिस्पेक्ट की भावना नहीं दिखाते हो, वो चीज़ें नहीं दिखाते, तो कैसे कह पाएंगे कि आप एक हिंदू है, एक सनातन है, आप भी तो वही क्रिश्चियन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फंडिंग की वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और चीज़ें जो मिलना है वो मिल नहीं पाती है और हम कई सारे मुद्दों में भटक जाते हैं। बीच में फिर आया सीए, फिर आया क्या एनआरसी आया, फिर किसान आंदोलन आया। हम वही सब आंदोलन को बीच बीच में रख करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखो किसान आंदोलन के साथ कैसे हो रहा है, इसके साथ कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हिमालय के तराइयों में वो सब क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, भूस्खलन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अरे दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर गिनना शुरू कर दो ना तो प्रॉब्लम्स का एंड नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी है। आप सॉल्यूशन की तरफ जाओ कि सॉल्यूशंस की तरफ क्या हो रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, तो क्या आप या वाइफ दोनों 100% सही रास्ते पे क्या चलते हैं? नहीं चलते होंगे। कुछ उनमें गलतियां होंगी, कुछ आप में गलतियां होगी। अगर दोनों एक दूसरे की गलतियां देखेंगे तो दोनों में अलगाव हो जाएगा, दोनों में डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाएगी और दोनों अलग अलग रहने लगेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे की खूबियां देखने लगे तो दोनों में मोहब्बत हो जाएगा। तो इसलिए खूबियां भी देखना चाहिए, ना कि गलतियां गिनाना चाहिए। हमें जहां गलतियां हैं उसे प्रकट करना चाहिए, लेकिन क्लियर मुद्दे पे। आप एक बार भारत में रहिए, मिलिए, देखिए, चीज़ों को समझिए, लोगों को जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आती है कि ये सिर्फ एक दो बंदे की बात नहीं है, ऐसे ऐसे कितने सारे लोग हैं। आदिल आसिम का नाम सुना होगा, यूट्यूबर से, उमर खालिद है, ये सब सारे चीज़ें हैं। लोग कहीं ना कहीं भड़काने की बात किए हैं और कहीं भी मुस्लिम और बहुत सारे जो अपोनेंट्स पार्टी है ये सब भी भड़काने का काम किए कि हमें लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र हमारा डूबने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। आप हिटलर की संज्ञा देते हैं उसे, हिटलर हो गया है, हमारा मोदी हिटलर है। तो अगर ऐसा होता तो जो चाहिए जब चाहिए जिस तरह से वो कर लेता। आपको इलेक्शंस के लिए इतना सारे चुनाव और इतना आराम से जिस तरह से हो गया है, इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तानाशाही है तो किस बात का डर? हिटलर को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बारे में आप जान जाइएगा। इतना इलेक्शन और इतना सारा टेंशन मगजमारी नहीं है, सीधा इलेक्शन अपने हाथ में, ईवीएम हैक कर लेते, कुछ भी हैक कर लेते, सब कुछ अपने। तानाशाह का मतलब ही होता है सब कुछ जब जो चाहे कर ले। लेकिन क्या ऐसा आपने देखा? हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो हम किस बात के लिए तानाशाह का नारा देते हैं, किस बात के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? कभी एक होने की तो बात करें, एक होने की बात नहीं की जा रही है। अब आती है कि इसके पीछे किस गिरोह का हाथ है, यानी किसने ऐसे लोगों के सुपारी लिया है। यानी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने लिया, ऐसा मुहिम की शुरुआत क्यों की गई? अगर आज मैं ये बातें इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने जो अनुभव किया, मैंने देखा कि लोग सीटें ऐसे बेच रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रहा है। इतना जीतने के बाद अभी सुन रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। अभी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी अगर इधर सपोर्ट दे दे तब भी सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक कि अटकले बात चल रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का तोहफा मिल रहा है तो शायद पलट जाए। ये सब सारी खरीद फरीद अगर ऐसे से बड़े बड़े लेवल पे हो रही है तो क्या लगता है नीचे वाले लेवल पे नहीं होगा, ऊपर वाले लोगों पर नहीं होगा? सब जगह चीज़ें चलती है। यानी खेलता कोई और है, फंसता कोई और है। इस मोहरे को समझिए, इस
तंत्र मंत्र की विद्या को समझिए कि आखिर कौन है। क्या हम अपने देश में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, तो क्या कोई दूसरा फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बैठा है क्या? क्या दूसरे कंट्रीज को लोग उसकी नज़र नहीं है कि भारत में किस तरह से लोग लड़ाइयाँ रहे? तो उसके लिए आपको वो देख कर वॉच नहीं कर रहे हैं। आप लगान मूवी देखिए, ऐसे बहुत सारे जो अंग्रेजों के गुलाम हम बन गए हैं। किस लिए बने? अंग्रेजों ने क्या किया था? इससे पहले अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो क्या किए थे? देखा कि ये सब राजा, हर कोई चाहता कि हम राजा बने, तो आपस में राजा को लड़ा करके सारे राजा को विध्वंस कर दिया। जब कमज़ोर पड़ा तो अंग्रेजों ने उसको हटा दिया और खुद राजा बन गया। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती है। हम किसको हटा रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप घर में भी अपने 4-5 भाइयों हैं तो आपस में अगर नहीं रह रहे हैं, अगर झगड़े हो रहे हैं, तो देखना कि घर के बाहर बैठा हुआ इंसान आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा होगा और आपको जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात कर रहा हो। आप टूट जाइएगा, आप पूरी तरह से विध्वंस हो जाइएगा और फिर आप पे वही राज करेंगे। तो ये देखना कि हम पे राज कौन करना चाहता है। क्या हम मोदी हटाओ नारा ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? कोई है जो, और ऐसा नहीं है कि अभी अगर हम लोग पाकिस्तान से जब भी लड़ाई हुई है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूज़ क्यों आ जाता है? क्या ज़रूरत थी? मानवता के नाम पे आ रहा है। मानवता के नाम पे आता तो कह देता कि उसे रोक दो, सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाती। लड़ाई करने की क्या ज़रूरत होती? जब लड़ाई होता है तो वहाँ से मिसाइल का सपोर्ट किया जाता है, वहाँ से बम बारूद की सपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी तानाशाह शक्तियाँ हैं जो चाहती है कि देश आगे अगर बढ़ जाएगा तो हम ना कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये सब कॉमन सी बातें हम जैसे लोगों में आसपास में कई सारे आप छोटे छोटे लेवल पे होती है, तो ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि बड़े लेवल पे भी हो रही है? बड़े लेवल पे भी ये हो रही है और दूसरे देश में बैठा इंसान चाहता है कि ऐसे काम तोड़ने का, जोड़ने का काम करता है और वहाँ से भी पैसे बनाने की काम करता हूँ। तो अभी का जो वीडियोज़ है अब ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मैं जो कहने वाला हूँ ये बहुत ही बारीकी से सुनने की ज़रूरत है कि मैं ऐसी क्या बातें कहूँगा, उसको धड़ा सा ध्यान दे करके आप सुनिएगा। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देशद्रोही हैं। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो थोड़ा सा तो अच्छा तो सोच सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मैटर नहीं करता है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश से तो प्यार करते होंगे। अगर प्यार करते हैं तो ये थोड़ी मैसेज को ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जॉर्ज सोरोस का नाम आपने नहीं सुना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, जॉर्ज सोरोस। ये बंदा हंगरी का है और यूएस में बैठा हुआ सेटल्ड है, इसलिए इसको हंगरी अमेरिकन बिलियनायर भी कहते हैं, यानी पैसे की अथाह है। इनका एक फाउंडेशन है, जॉर्ज फाउंडेशन मैनेजमेंट LLC के नाम से जाना जाता है, जिनमें इनके अगर बात किया जाए, इनके पास जो वर्थ की बात की जाए तो 70,000 करोड़ का वर्थ है इनके पास। यानी इतना सारा पैसा आप सोच नहीं सकते हैं, इतना सारा पैसा है इनके पास। और ये किसी भी देश को तोड़ने का काम करते हैं, किसी भी देश को इकोनॉमी को गिरा देते हैं और वहाँ से सारे चीज़ों को खरीद कर करके और पूरा पैसा कमाने का काम करते हैं। ऐसे बैठा हुआ अमेरिका में एक आदमी है, जॉर्ज सोरोस। वो पूरी तरह से चेंज करने की इकोनॉमी रखता है। अपने कुछ पैसे कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर गतिविधियाँ को चेंज करना है, कहाँ हटाना है, किस पार्टी को कमज़ोर करना है, ये भली भांति जानते हैं। और यूएस में बैठ करके पूरे देश को ऑपरेशन में कर रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। आइया इसकी एक फंड स्टार्ट हुई थी, फंडिंग स्टार्ट हुई थी, जिसको फाउंडेशंस के नाम से कहते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। ये 1993 में स्थापित हुआ था और इंडिया में 1997 में इस्टेब्लिश किया गया। यानी 93 के बाद तुरंत 4-5 साल बाद से इंडिया में आ गया था। और इंडिया में आने के बाद इनकी मुहिम थी कि भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करने का काम। अब देखिए बंदा क्या कर रहा है, अब सपोर्ट कहाँ से चल रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो जब यूपीए थी, भारत में जब यूपीए पार्टी थी तब भी वो भारत आया था और इनका एक ड्रीम था, ये सपना जिसने देखा था कि 2024 में भविष्यवाणी की थी कि मोदी की हार होगी और भारत जो हमेशा जो कहते हैं ना विरोधियों का शिकार रहा है, हमारा देश तानाशाह होते जा रहा है, अब हमारा देश पूरी तरह से फिर से लोकतंत्र की तरफ जाएगा। लेकिन इस चुनाव से तो हमें पता चल गया कि हम लोकतंत्र में ही हैं और लोकतंत्र की ही जीत हुई है। नहीं तो इस तरह से वोटिंग्स नहीं होती, अब इस तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो हम किसकी भविष्यवाणी सुन रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। और वो सिर्फ क्या करता है, वो छोटे छोटे देशों को फंडिंग देता है और कई देशों को कहाँ की सरकारें गिरानी है, जब गिर जाता है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें को शेयर मार्केट को खरीद लेता है और फिर इकोनॉमी को बूम करके वहाँ से शेयर मार्केट को सब खरीद लेता है। और ऐसे कर करके उन्होंने 1-2 हज़ार करोड़ ने ऐसे कई हज़ार करोड़ कमा दिए हैं और अभी उनकी वर्थ
70,000 करोड़ है। क्या आप सोच सकते हैं? और उसमें कितनी सारी डोनेशन करते हैं। अगर डोनेशन ना करें तो जितना पैसा हम लोग के पास पूरे भारत में, उससे 5 गुना पैसा वो अकेले उसके पास हो जाएगा। तो ऐसी सारी शक्तियां हैं जो चला पा रही है। अब देखिए कि क्या आता है कि ये फंडिंग्स कैसे कैसे करता है। ये लोगों को जिस तरह से फंड करता है, और यहाँ पर कई ये नहीं है कि यहाँ से इंडिया ही परेशान है। इंडिया, चाइना, फ्रांस, हर देश परेशान है। और अभी तक यह 70 देशों में घुस चुका है। यह फंडिंग का काम जो है, ओपन सोसाइटी जो फाउंडेशन से 70 देशों में घुस चुकी है और पूरी तरह से सबकी इकोनॉमी क्रैश करने की बात करती है। 1952 में ब्रिटेन को बर्बाद करने में इसकी बड़ी हाथ रही थी। उसके बाद 2003 की बात है, जॉर्ज बुश को गिराने में इन्होंने बहुत मेहनत लगा दी थी। वहाँ पर भी इकोनॉमी को गिरा करके बहुत सारे पैसे कमाए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 1997 में थाईलैंड को, सरकार को भी गिरा दिया था, पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। अभी तरह से थाईलैंड उभर नहीं पा रही है। पता नहीं चल पाता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। आप बैठे अपने देश में, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ही इस देश को अब चलाऊँगा। लेकिन कोई एक और है जो आप पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए, वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कब इकोनॉमी इसकी गिरानी है। तो आप प्लानिंग करते हो, ऑलरेडी से प्लान किया हुआ बैठा होता है। उन्होंने सब सारी गतिविधियों को चलाया, ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, और उस फंडिंग से सपोर्ट किया जाता है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से सपोर्ट कर दिया जाता है, और उसके खिलाफ विरोध में चीज़ें बातें लाई जाती है। उस तरह से चीज़ें प्रोग्राम की जाती है। और उन्हीं में से एक हिस्सा है भारत जोड़ो यात्रा, जिन्होंने राहुल गांधी ने शुरू किया था 2022 में। उसके भी कई तरह से जो फंड की गतिविधियां हैं वो जॉर्ज सोरोस से आती है। इस तरह से फंड आने से लोगों में साहस बढ़ जाती है और ये सब सारी गतिविधियां करते हैं। अब गतिविधियां करने का बात है कि अब उस जॉर्ज सोरोस को लग गया था, जब 2 बार पीएम के लिए पद की बात चुने जा चुके थे, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, तो अब लगा कि इंडिया अब बहुत उभरता हुआ देश है। अब इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड जो 5वें नंबर पे है, लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, अब धीरे धीरे में भी नंबर 2 पे, नंबर 3 पर आ जाए। और इससे बहुत सारा इकोनॉमी वहाँ पर बूम करेगा और बाकी जगह पर डाउनफॉल होगी। तो वहाँ पर इकोनॉमी तोड़ने का बस एक ही मंत्र था, मोदी गिराओ। अगर मोदी गिर जाएगी तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वहाँ शेयर मार्केट ठप, वहाँ शेयर मार्केट सब खरीद लेगा। और धीरे धीरे जब सरकार आएगी तो वही बेच करके खुद तो बिलियनर है, बिलियनर, ट्रिलियनर सब बन जाएंगे। आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपकी इकोनॉमी सब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और धीरे 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 आप उठ नहीं पाओगे। उठते उठते वैसी हालत हो जाएगी जैसे थाईलैंड की है। थाईलैंड अभी भी करस करस करके बाहर आ रही है, यानी धीरे धीरे कर करके उस मुहिम से निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोगों की मनोदशा को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो का आंदोलन चल रहा था, लोगों से मिलना सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बीच में जब से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से आया गया, तो लोगों ने क्या क्या नारे दिए। मंदिर बनाया होता, कुछ मंदिर बनाने की जगह पर हॉस्पिटल बनाया होता, और भी ऐसे ऐसे काम किए होते, स्कूल खोलाया होता। मंदिर क्यों? अरे भाई, इसके लिए लड़ाई होने की क्या ज़रूरत है? क्या आप नहीं चाहते थे राम मंदिर बने? अगर नहीं चाहते तो इसमें लड़ाई क्यों चल रही थी? हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई क्यों चल रही थी? अब देखिए, सारे कुछ शुरू से ही चल रहा है। एक बंदा इतना बड़ा है, 93 ईयर्स ओल्ड बंदा, ये सब सारे प्लानिंग कर रहा है, किसको कहाँ से कैसे कैसे जोड़ना है। यानी यूपीए सरकार जैसी गिरी थी 2008 के बाद से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दिया था। यानी जैसे 14 में पीएम मोदी आ गए थे, तो अब लगा कि अब इसको गिराने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स के भी ज्ञाता थे, शुरू से ही बहुत सारी चीज़ों को जानते थे और समझते थे, और दुनिया को खेलने के लिए और समझने के लिए उन्होंने जान गए थे। इस तरह से अमेरिका में जैसे उन्होंने क्वांटम फंड को बढ़ाया, अमेरिका में लोगों को चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, ये सब आसान काम नहीं था। तब वहाँ से उन्होंने चीज़ों को देखा और वहाँ से लोगों को गिराने का काम और सपोर्ट करने के काम चलने लगा। यही सारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हमें मालूम नहीं होता। ऐसे ऐसे और भी विदेशी ताकतें हैं जो चाहती है कि आप आपस में लड़े, आपस में गिर के एक दूसरे के साथ काटे पीटे मरे। हम तो ऐसा भी तो कर सकते थे, हम आपस में मिलके आपस में तो बात कर सकते थे,
हम डायरेक्ट कटाक्ष करते हैं, इसीलिए होते हैं घर में एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई करें तो तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर दिए तो आपकी बीवी को लेने के लिए कोई और बैठा हुआ है, आपके बीवी को घुमाने के लिए कोई और बैठा हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसे ऐसे विदेशी ताकतें आ रही हैं तो किस पैगाम से आ रही है। अगर कोई इतना बड़ा सपोर्ट दे पा रहा है, इतना सारी बातें कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है। अचानक से केजरीवाल को इतना सपोर्ट मिले, खालिस्तान से सपोर्ट मिला था, आपको क्या पता है? आप धीरे धीरे उस चीज़ों को क्वांटम्स के जरिए और अपने थॉट के जरिए चीज़ों को समझना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो इतना सारा पार्टी में फंड कहाँ से लाते हैं। क्या सरकार 5 साल बनते ही इतने 1000 करोड़ कमा लेते हैं कि इतना सारा फंड रैलियाँ सारी इकट्ठा कर पाए? क्या इतनी कमाई करते हैं? अगर इतनी कमाई करते हैं तो ये कहाँ से सकते हैं? कहीं ना कहीं पैसे का तो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं तो है जो पार्टियां कुछ सपोर्ट में आ रही है, किसी को हर नई पार्टी से आ रही है सपोर्ट करने को चल जा रही है। और ये जब केजरीवाल आया था उस समय ज़्यादा कुछ नहीं था, ये भी हमको लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के मुद्दा बनाया गया था। आम आदमी पार्टी जहाँ पर क्या था, करप्शन के विरोध पे काम किए जा रहे थे, करप्शन के लिए ही ये मुहिम चली थी आम आदमी पार्टी। जब मैं कॉलेज में था तो ये सब सारी चीज़ चलती है और यूथ को टारगेट किया गया। सबको ही लगा कि हाँ करप्शंस हो रहे हैं, बच्चों को अगर सब सारी चीज़ सुविधा मिलेगी, करप्शंस ना हो तो अच्छे अच्छे बच्चे को सपोर्ट मिलेगा, अच्छी जगह एडमिशन्स होगा, ये सब सारे, इसलिए स्टूडेंट्स का मुहिम था और लोगों ने साथ दिया, खुल के साथ दिया। इसमें आप 1-2 इंसान नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट और यूथ थे। आम आदमी पार्टी का महत्व कुछ और था और सब कुछ चला। अन्ना हजारे को नेता लीडिंग रोल में डाल करके सारे काम किया गया। लेकिन और कुमार विश्वास इसके साक्षात गवाह हैं, वो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सारी बातें खुल के अपने चैनल पे माध्यम से कहते भी हैं। तो आप ध्यान से उनकी भी बातें सुनिएगा, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, वहाँ से छोड़ा पार्टी, और आप रामायण का गुणगान करते हैं और लोगों को रामायण का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने छोड़ा। अब देखिए वहाँ से आम आदमी पार्टी का उद्देश्य था करप्शन हटाओ, और खुद किस में पकड़े जा रहे हैं, करप्शन भी पकड़े जा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये डाउट बनता है, ये सोचने को मजबूर इंसान हो जाता है कि कोई तो है जो इस माया जाल से खेल रहा है। वो चाह रहा है कि आपस में लड़ो, राज हम ही करेंगे। कैसे हमारे गांव में कहावत है, छोटे छोटे लोग लड़ते हैं आपस में और तीसरा राज करता है, 2 को लड़वा के तीसरी पार्टी लड़ती है। ऐसे ही हमेशा देखने को मिलता है। तो हमें बचना है कि बड़े बड़े देशों में भी ये बातें चलती रहती है, बड़ी बड़ी देशों की नज़र होती है, मुद्दा नज़र होता है कि ये अगर बढ़ जाएगा तो हम कमज़ोर ना हो जाएंगे। पाकिस्तान तो ऐसे ही डर रहा है कि अब जिस तरह से मोदी जी इस बार तीसरी बार उभर रहा है तो पता नहीं क्या कर पाएगा। तो ऐसे से आसपास के लोगों के बीच ये डर बनी रहती है। तो उस डर को कहीं ना कहीं हटाने के लिए, तोड़ने के लिए वैसे से संगठन कार्य करते हैं। और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने हज़ारों संगठन हैं जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। नहीं तो आजकल छोटे छोटे यूट्यूबर से सब सारी बातें हैं जो फ्रीडम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बातें कर पाते हैं। उसके बाद एक और वीडियोज़ आया था, इल्विस यादव का करके आया था। उन्होंने ध्रुवा राठी के खिलाफ बातें की थी और उन्होंने डिक्टेटरशिप के बारे में बताया था। ध्रुवा राठी को पूरी तरह से पत्ते खोल करके रख दिया था और वहाँ रखने के बाद दोनों यूट्यूबर में पूरा झड़कंप हो गया था। उसके जितने फॉलोअर्स हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके फॉलोअर्स हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें चल रही थी, कोई उसको गाली उसको गाली। लेकिन मिलेगा क्या भैया, आपस में फॉलोअर लड़के मिलेगा क्या? वो कह रहा वो सही है, उसका कह रहा वो सही है। अरे सही क्या है, कोई देख ही नहीं रहा है, उस मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा है जिस मुद्दे की खुल के बात करना चाहिए। बस फैक्ट फैक्ट फैक्ट। और हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ी बहुत ज्ञान रख करके यूट्यूब पे चले आते हैं और ये सब बातें करते हैं और देखते हैं, हाँ देखो न्यूज़पेपर में कटिंग देखा था ना, सही बोल रहा है भाई, इससे अच्छा तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। मात्र वो भी 24 कितना, एल्विस यादव 26 साल का है और ध्रुवा राठी 29 ईयर्स का है। उनको अगर इतना ज्ञान, पूरे विश्व का ज्ञान मिल सकता है तो हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे ज्ञानी भरपूर भरे हैं जिनका कुछ कहना नहीं है। अगर उनके साथ उठ बैठ करा दो तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे भगवत गीता पे अगर बातें खोल कर रख दे जाए तो कहीं नहीं टिक पाएगा। ऐसे ऐसे लोग ज्ञानी बड़े पड़े हमारे भारत में, लेकिन उन लोग तो इस बातें को नहीं रख पा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। क्या रखना है क्या नहीं रखना है, हमें इस चीज़ को समझना है। और जब जब ऐसी विरोध बातें होती है तो हमें उस मुद्दे को भी ध्यान में रखना है। बहरहाल जो भी बातें हैं ये सब तमाम लड़ाइयाँ और झगड़े होती ही रहेगी, और जब जब लड़ाइयाँ झगड़े होती है
तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। न ये लड़ाइयाँ होती, न ये झगड़े होते, न मैं ये बातें रख पाता और न फिर से कमल खिल पाता। ये सब आसान नहीं था, ये सब होना ही था। और जब आपस में सब झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है और कांटे की टक्कर वाला रिजल्ट होता है, तो ये तो पक्का है कि आने वाला टाइम में विकास भी होना जायज़ है, क्योंकि उन्हें भी वो बात का मलाल रहेगा, उन्हें वो बात का डर रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां में आए हैं, अगर हम जिस तरह के जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ करके हम लग रहा है कि कभी इधर और इधर सरकार जब स्थिति में रहती है, तो अगले बार वो और मेहनत को डबल कर देती है, जिससे आने वाला टेन्यूर उनका फिक्स हो जाए। तो मैं मानता हूं कि जो भी चुनाव हुए, नतीजे हुए, बहुत अच्छा हुए। अब इसके लेकर के आपस में ईवीएम और बाकी चीज़ों को बातें करना और जो भी चीज़ें ले रही है वो नहीं हारना चाहिए थे, वो जितना चाहिए था, तमाम मुद्दे को ना सोचते हुए बस अब हमें ये देखना है कि आने वाली सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और क्या क्या कार्य कर पा रही है। अगर वो कार्य कर रही है तो उनका वेलकम करें और हृदय से स्वागत करें। जय श्री राम।